दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजन को एक वेपन बनाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जा रही है और फ्री बीस के जरिए डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। लेकिन आज हम एक और भी गहरे और खतरनाक सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हमारे बोलने का अधिकार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हर नागरिक अपनी बात कह सके, सरकार से सवाल कर सके और बिना डर के अपनी राय रख सके। लेकिन आज भारत में धीरे धीरे ये हक हमसे छीना जा रहा है। जर्नलिस्ट को जेल भेज दिया जाता है, स्टूडेंट्स की आवाज दबाना, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और आम इंसान को एक फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लेना। ये सब क्या दिखाता है? वेलकम बैक टू आवर सीरीज इज इंडिया स्टिल अ डेमोक्रेसी। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अधिकार की जो हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जान है। राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस। ये वही राइट है जो हमें अपना मन खोलकर रखने की आजादी देता है, सरकार से सवाल करने की हिम्मत देता है और समाज को बदलने की ताकत देता है। लेकिन आज धीरे धीरे ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है, ना एकदम से बल्कि स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई रस्सी को धीरे धीरे काटकर कमजोर करता है। लेकिन इस सफर को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 1947 की तरफ, जब आजादी मिली थी। तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे प्रोटेक्ट भी किया गया और अटैक भी। जब इंडिया आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आर्टिकल 19(1)(a) में क्लियरली लिखा गया, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपको बोलने, लिखने, प्रेस चलाने, आर्ट, सिनेमा या सोशल मीडिया तब नहीं था, बट आइडिया वही था, सब में आजादी मिलती है। लेकिन आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफॉर्मेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये रिस्ट्रिक्शन एक बैलेंस बनाते थे, फ्रीडम भी हो लेकिन मिसयूज ना हो उसका। यहाँ एक बड़ी बात समझनी है, हमारे लीडर्स जैसे नेहरू भी चाहते थे फ्रीडम रहे, लेकिन उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दिए। मतलब शुरू से ही फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं था। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया, ये नेहरू जी के टाइम पर हुआ। उसमें बोला गया कि प्रेस और स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रॉन्ग किए गए। काफी जर्नलिस्ट उस वक्त नाराज हुए और कहा कि ये तो आजादी नहीं है। इससे एक मैसेज गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन सरकार के अगेंस्ट ज्यादा मत बोलना। ये एक पहला कदम था जहां से छीनना शुरू हुए हमारे राइट। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन गया, जब भी सरकार को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता तो वो नए कानून, नए रिस्ट्रिक्शन लगा देती। 1950 से 60s में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आए, जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में और ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950। कोर्ट्स ने बोला कि प्रेस की फ्रीडम जरूरी है वरना डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार बार बार प्रेस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। न्यूज़पेपर्स उस वक्त भी टारगेट होते थे जब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करते थे। एग्जाम्पल, इमरजेंसी से पहले भी कुछ स्टेट्स में लोकल न्यूज़पेपर्स बंद कर दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे। 1960s और 70s में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, इंदिरा गांधी का रूल आया, अपोजिशन ज्यादा लाउड होने लगा, स्टूडेंट मूवमेंट्स उठाने लगे। तब सरकार ने देखा कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके खिलाफ एक वेपन बन रहा है। पीपल रियलाइज, यस वी हैव फ्रीडम ऑन पेपर, बट जब सरकार चाहेगी तो इसे रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अभी तक हमने देखा कि कैसे आजादी के पहले 25 साल में कैसे स्पीच और एक्सप्रेशन का सफर था। पेपर में तो सब क्लियर था, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा एक फियर बना रहता था कि अगर सिस्टम के अगेंस्ट ज्यादा बोलो तो केस हो जाएगा, न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा या स्पीच कट हो जाएगी। यही फाउंडेशन बनाया उस इमरजेंसी के लिए जो 1975 में आया और जिसमें सबसे बड़ा अटैक हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। अब हम समझेंगे इमरजेंसी 1975, जहां पे सेंसरशिप अपने पीक पर थी, जहां अखबार की हेडलाइंस सरकार डिसाइड करती थी, जहां आम इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया गया। इमरजेंसी के बिना समझना मुश्किल है कि हमारा राइट टू स्पीक किस लेवल तक खतरे में जा सकता है। इमरजेंसी 1975 ये वो वक्त था जब पूरा देश एक खामोशी के समुंदर में डूब गया था। आवाज थी लेकिन दबा दी गई थी, कलम थी लेकिन तोड़ दी गई थी, और सबसे बड़ी बात, आवाम थी लेकिन उन्हें चुप रहने पे मजबूर कर दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता, लेकिन उनकी विक्ट्री पर अपोजिशन ने चैलेंज किया, एलिगेशन ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। 1975 में इलाहाबाद कोर्ट ने उनकी इलेक्शन विक्ट्री को वॉइड डिक्लेयर कर दिया
और उन्हें पीएम का पोस्ट छोड़ने को बोला गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से बोला इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो अंडर आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टरबेंस। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए और सबसे पहला निशाना बना प्रेस और फ्री स्पीच। न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया गया। गवर्नमेंट ने प्री सेंसरशिप लगाया, मतलब जो न्यूज छपनी है वो पहले सरकार को दिखाई जाएगी तभी पब्लिश होगी। एग्जाम्पल, इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट्स जैसे बड़े अखबार ब्लैंक एडिटोरियल्स छापते रहे प्रोटेस्ट के लिए, सिर्फ एक खाली स्पेस जो दिखाता था कि उनकी आवाज काट दी गई है। कार्टूनिस्ट जैसे आर के लक्ष्मण को भी सेंसर किया गया। जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच लिखा। एक पॉपुलर कहावत चलती थी उस टाइम, व्हेन आस्क्ड टू बेंड द प्रेस क्रॉल्ड, मतलब मीडिया को सिर्फ झुकने को बोला गया था लेकिन वो तो रख रख के गिर गया। सोचो, एक ऐसा समय जहां एक गाने के लिरिक्स तक सेंसर हो जाते थे अगर वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हिंट करते। 1976 में एक फेमस केस हुआ, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सवाल था, क्या इमरजेंसी के टाइम पर भी सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इमरजेंसी में कोई राइट्स इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। ये वर्डिक्ट इंडिया के जुडिशरी का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट माना जाता है। मतलब इमरजेंसी में ना आप आवाज उठा सकते थे, ना कोर्ट में इंसाफ मांग सकते थे। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और इलेक्शन हुआ। इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी आई और उन्होंने इमरजेंसी को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच पेपर पर लिखा है, लेकिन जब पावर वाले चाहते हैं वो उसे सस्पेंड कर देते हैं। इस पीरियड ने हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक परमानेंट स्कार छोड़ दिया। दोस्तों, इमरजेंसी के वक्त एक वार्निंग थी, एक लेसन था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी परमानेंट नहीं होता, उससे हर दिन प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इमरजेंसी खत्म होने के बाद नए नए तरीके आए। 2014 के बाद मीडिया मैनिपुलेशन और फियर पॉलिटिक्स का टाइम आया, जहां आवाज को फिजिकली बंद नहीं किया जाता था लेकिन साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू चुप कराया जाता है। अगर इमरजेंसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच को एकदम से बंद कर दिया गया था तो 2014 के बाद उसे एक नए तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, फियर के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू और साइकोलॉजिकल प्रेशर के थ्रू। आज मीडिया जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता था वो ही पावर के लिए एक टूल बन गया है। आज आवाज उठाना सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, डेंजरस हो गया है। पहले मीडिया को वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता था, लेकिन 2014 के बाद कई बड़े टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर रूलिंग पार्टी के क्लोज हो गए। एंकर्स और जर्नलिस्ट ने क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ सरकार को प्रेज करना स्टार्ट कर दिया। प्राइम टाइम डिबेट्स में असली इश्यूज जैसे जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ गायब हो गए। सिर्फ रिलीजन, नेशनलिज्म और हेट्रेड के इश्यूज दिखाए जाने लगे। एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल के दाम बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े तो मीडिया उस पर कम बात करके फिल्म और स्लोगन्स और हिंदू मुस्लिम इश्यूज पर ज्यादा फोकस करेगा। इससे आवाम का ध्यान असली प्रॉब्लम से हटकर एक आर्टिफिशियल नैरेटिव में फंसा दिया जाता है। जर्नलिस्ट जो सरकार पर सवाल उठाते थे उन्हें एंटी नेशनल बोल दिया जाता। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स पर रेड पड़ने लगी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब पर। कुछ बड़े जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे। एग्जाम्पल, एनडीटीवी के रवीश कुमार जैसे एंकर्स ओपनली बोलते हैं कि मीडिया काम करने की आजादी खो रहा है। ये एक साइलेंट इमरजेंसी जैसा है जिसमें सेंसरशिप ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हर किसी को डर है कि अगर ज्यादा बोला तो नुकसान ही होगा। 2014 के बाद सोशल मीडिया एक वेपन बना। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर ट्रेंड्स, आईटी सेल्स के ट्रोल, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा स्प्रेड करके नैरेटिव बनाया जाता है। ये एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया जहां आम आदमी भी बोलने से डरता है कि कहीं देशद्रोही ना कह दिया जाए। सोशल मीडिया ने एक तरफ आवाज दी, लेकिन सरकार और पार्टी मशीन्स ने उसे मैनिपुलेट करके डिसेंट को दबाने का काम किया। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा सोर्स होता है मीडिया हाउसेस के लिए। जो मीडिया रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करता है उसका एड रेवेन्यू रोक दिया जाता है। इससे मीडिया को मजबूर किया जाता है कि वो या तो चुप रहे या फिर सिर्फ पॉजिटिव कवरेज करें। ये इनडायरेक्ट सेंसरशिप है, बिना कुछ कहे आवाज दबा देना। आज लोग खुद आपस में लड़ने लगते हैं सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स की वजह से। जहां पहले लोग रोड्स, जॉब्स और हेल्थ के लिए आवाज उठाते थे, आज उनकी आवाज डाइवर्ट कर दी गई है मंदिर, मस्जिद, स्लोगन्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। मतलब आवाम की आवाज भी मैनिपुलेट हो गई है। यही सबसे डेंजरस चीज है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनकी असली आवाज छीन ली गई है। अब आवाज उठाना सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ है जिसमें मीडिया, आईटी सेल्स और इकोनॉमिक प्रेशर सब मिलकर डिसेंट को
खत्म कर देते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी की जान है कि इंडिपेंडेंट और फ्री मीडिया। अगर मीडिया सच दिखाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर बची है। लेकिन आज इंडिया में जर्नलिस्ट पर हमले, उनके खिलाफ केसेस और उनकी किलिंग्स तक एक सैड रियलिटी बन गई है। आवाज उठाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इंडियन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार नीचे जाता जा रहा है। हर साल जर्नलिस्ट पर फिजिकल अटैक्स होते हैं, कभी मॉब से, कभी पुलिस से। कई जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल बोलकर टारगेट किया जाता है। ये अटैक सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं, छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में रिपोर्टर्स को सबसे ज्यादा खतरा है। एग्जाम्पल, झारखंड में एक जर्नलिस्ट को माइनिंग माफिया एक्सपोज करने पर मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक लोकल जर्नलिस्ट को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया क्योंकि उसने करप्शन को एक्सपोज किया था। गौरी लंकेश बेंगलुरु के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कम्युनलिज्म और फेक न्यूज के खिलाफ लिखती थी, उन्हें उनके घर के बाहर गोली मारकर खत्म कर दिया गया। ऐसे कई केसेस हैं जहां जर्नलिस्ट को डायरेक्टली एलिमिनेट किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच लिखने की हिम्मत की। ये दिखाता है कि सिर्फ पेन से लिखना भी एक डेंजरस एक्ट बन गया है। हर जर्नलिस्ट को मारना जरूरी नहीं है, कभी कभी उन पे लीगल केसेस के थ्रू उन्हें चुप कराया जाता है। सेडिशन लॉ, आईपीसी 124A, यूएपी, एंटी टेरर लॉ, डिफेमेशन, इन सब का मिसयूज करके जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस फाइल होते हैं। एग्जाम्पल, किसान आंदोलन कवर करने वाले जर्नलिस्ट पर सेडिशन के केसेस डाले गए। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन शॉर्टेज दिखाने पर रिपोर्टर्स पे एफआईआर फाइल हुई। मतलब सच लिखना ही एक क्राइम बन गया है। इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन का यूज करके मीडिया हाउसेस को रेड किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी फंडिंग कट हो जाती है। ये सिर्फ एक मैसेज होता है, अगर ज्यादा सवाल उठाया तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद कर देंगे हम। एग्जाम्पल, 2023 में बीबीसी न्यूज ऑफिस पर रेड हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने पीएम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी। जब जर्नलिस्ट देखते हैं कि उनके कलीग्स को जेल में डाला गया है, मार दिया गया है या केसेस फाइल हुए हैं, तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है जहां लोग खुद ही अपनी आवाज दबा देते हैं। यही सबसे खतरनाक चीज है, सेंसरशिप बिना ऑफिशियल ऑर्डर के भी काम करने लगती है। जर्नलिस्ट खुद सोचने लगते हैं कि अगर ये लिखा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर ये लिखा तो एफआईआर हो जाएगी, और ऐसे ही एक पूरा सिस्टम साइलेंट सेंसरशिप का बन जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि आज के इंडिया में जर्नलिस्ट बनना मतलब एक बैटलफील्ड में खड़े रहना जैसा है। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म था जहां आम इंसान को लगता था कि उनकी आवाज बची है, सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्होंने एक नई दुनिया बनाई जहां हर इंसान अपनी बात कह सकता है। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म सच में आजादी देते हैं, या फिर यहाँ भी आवाज को सिस्टमैटिकली कंट्रोल किया जा रहा है? 2010 के बाद इंडिया में सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। मूवमेंट जैसे अन्ना हजारे का एंटी करप्शन आंदोलन, निर्भया केस के प्रोटेस्ट लार्जली सोशल मीडिया की वजह से नेशन वाइड बने। पहले लोग सोचते थे टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर नहीं दिखाएंगे तो हम अपनी बात ट्विटर और फेसबुक पर रख देंगे। इससे एक इल्यूजन बना कि आवाज अब किसी भी सेंसरशिप से बची रहेगी। 2021 में गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स पास किए। इसमें बोला गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स की आइडेंटिटी ट्रेस करनी होगी और अनलॉफुल कंटेंट तुरंत हटाना होगा। प्रॉब्लम, अनलॉफुल कंटेंट का डेफिनेशन प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट सच भी लिखे तो उसे फेक या एंटी नेशनल बोलकर हटा दिया जा सकता है। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, सब पर एक प्रेशर बनाया गया कि वो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक चले। मतलब जो प्लेटफॉर्म आजादी की आवाज बनते थे, उन्हें भी कंट्रोल में ले लिया गया। एक और पावरफुल वेपन बना ट्रोल आर्मीज। पॉलिटिकल आईटी सेल्स ने हजारों फेक अकाउंट्स बनाकर हर उस इंसान को टारगेट करना शुरू किया जो सरकार के अगेंस्ट लिखता था। ट्रोलिंग सिर्फ अब्यूज तक लिमिटेड नहीं रही, लोगों को रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स तक दिए गए। एग्जाम्पल, अगर एक लड़की ने ट्विटर पर रेप केसेस पर आवाज उठाई तो ट्रोल्स ने उसकी पर्सनल फोटोज, एड्रेस और फैमिली तक को टारगेट किया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर बन गया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेसबुक पोस्ट के थ्रू प्रोपेगेंडा स्प्रेड होता है। 2014 के बाद इलेक्शन कैंपेन्स लार्जली व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलती हैं, जहां फैक्ट और फिक्शन का डिफरेंस आम आदमी समझ ही नहीं पाता। यानी कि आवाज उठाओ तो ट्रोल्स दबाएंगे, आवाज ना उठाओ तो प्रोपेगेंडा तुम्हारी सोच बनाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम भी आवाज को फिल्टर करते हैं। जो कंटेंट ज्यादा रूलिंग पार्टी के नैरेटिव के फेवर में होता है वो वायरल होता है, जो सच्चाई और हार्ड फैक्ट्स वाले पोस्ट होते हैं वो सप्रेस कर दिए जाते हैं।
इससे एक और प्रॉब्लम होती है, अवाम को लगता है कि अब सब लोग एक ही नैरेटिव बोल रहे हैं और डिसेंट माइनॉरिटी बन जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि सोशल मीडिया, जिसे हम आजादी का नया मंच समझ रहे थे, आज सेंसरशिप का एक और वेपन बन गया है। आईटी रूल्स, ट्रोलिंग गैंग्स और फेक न्यूज मशीनरी ने आवाज उठाना सिर्फ रिस्की ही नहीं बल्कि खतरनाक बना दिया है। दोस्तों, जब एक सरकार अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करना चाहती है तो वो दो तरीके का यूज करती है। पहला, डर का माहौल, और दूसरा, कानून का मिसयूज। भारत में कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो ओरिजिनली देश की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन आज उन्हें आम आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेडिशन लॉ सेक्शन 124A आईपीसी ब्रिटिश एरा का है। ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था इंडियंस की आवाज को दबाने के लिए। महात्मा गांधी और गंगाधर तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर्स पर भी यही सेडिशन चार्जेस लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सेडिशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका मिसयूज कंटिन्यू रहा। 2016 में जेएनयू स्टूडेंट्स पर सेडिशन लगा दिया गया, सिर्फ स्लोगन्स के लिए। जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर भी सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, अगर ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ लॉ हमारी आजादी की आवाज दबा रहा था, तो आज अपनी ही सरकार क्यों वो कॉलोनियल टूल यूज कर रही है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए असल में एक एंटी टेरर लॉ है, लेकिन इसका मिसयूज आम नागरिकों और एक्टिविस्ट पे होता है। यूएपीए में बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बार चार्ज लग गया तो सालों तक इंसान जेल में सड़ता है बिना ट्रायल के। एक्टिविस्ट जैसे स्टैन स्वामाय, उन्हें जेल में डाल दिया गया यूएपीए के अंडर और वहां उनकी मौत हो गई। स्टूडेंट लीडर्स, जर्नलिस्ट और प्रोटेस्टर पर यूएपीए लगाना एक कॉमन टूल बन गया। रिजल्ट, सिटीजन्स को ये सिग्नल मिला कि सरकार के आवाज खिलाफ उठाना टेररिज्म के बराबर है। डिफेमेशन एक लीगल राइट है, लेकिन इसका मिसयूज पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स करते हैं। कोई जर्नलिस्ट एक करप्शन एक्सपोज करता है तो तुरंत डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया जाता है, कभी 100 करोड़ का, कभी 500 करोड़ का। ये केसेस सिर्फ डराने के लिए होते हैं ताकि जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट चुप हो जाएं। एग्जाम्पल, तेजस्वी सूर्य, अनिल अंबानी और अनिल अग्रवाल जैसे पावरफुल लोगों ने जर्नलिस्ट पर डिफेमेशन के केस किए। एनआरसीबी के डेटा के अकॉर्डिंग सेडिशन केस में कन्विक्शन रेट बहुत लो है, लगभग 3%। मतलब केसेस बनाए जाते हैं सिर्फ प्रोसेस को पनिशमेंट बनाने के लिए। अरुंधति रॉय, उनके खिलाफ सेडिशन का केस फाइल हुआ। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन हाथरस केस रिपोर्ट करने जा रहे थे, उन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। दिशा रवि, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, टूल किट बनाने के लिए उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा। दोस्तों, जब कानून इंसाफ के लिए बनाए गए थे और उन्हीं कानून का मिसयूज आवाज दबाने के लिए हो रहा है, तो समझ लो कि डेमोक्रेसी के पिलर्स हिल रहे हैं। सेडिशन, यूएपी और डिफेमेशन, तीनों का कॉमन पॉइंट ये है कि सरकार को खामोशी चाहिए, चाहे झूठ के दम पर ही क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा मंच संसद वही जगह है जहां जनता की आवाज उठनी चाहिए। लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठकर अपने वोटर्स के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट की तस्वीर अलग है। जो आवाज रूलिंग पार्टी के खिलाफ उठती है, उसे या तो माइक बंद करके दबा दिया जाता है या सस्पेंशन और एक्सपेंशन का वेपन यूज करके। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एक डिबेटिंग ग्राउंड होता है, लेकिन भारत में वो एक मोनोलॉग हॉल बन गया है जहां सिर्फ एक ही आवाज घूमती है, सरकार की। ऑपोजिशन लीडर्स जब सीरियस क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अडानी इशू, तो उनके माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। स्पीकर की चेयर का मिसयूज होता है, रूलिंग पार्टी को बोलने का फुल टाइम और ऑपोजिशन को सिर्फ कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं। पार्लियामेंट टीवी पर भी बहुत बार ऑपोजिशन स्पीचेस को कट करके टेलीकास्ट किया जाता है। ये दिखाता है कि रूलिंग पार्टी अपने नैरेटिव्स के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहती। पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड नंबर ऑफ एमपी सस्पेंड किए गए। 2023 विंटर सेशन में 140 प्लस ऑपोजिशन एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया। ये इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंशन था। जब ऑपोजिशन एब्सेंट होती है तो बिल्स बिना किसी डिबेट के पास कर दिए जाते हैं। मतलब लॉ मेकिंग एक रबर स्टैम्प प्रोसेस बनता जा रहा है। मणिपुर वायलेंस 2023, ऑपोजिशन ने पीएम से स्टेटमेंट मांगा, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। अडानी स्टॉक स्कैम, अपोजिशन ने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी डिमांड की, लेकिन माइक म्यूट कर दिया गया। सवालों का जवाब देना सरकार का फर्ज है, लेकिन सरकार सवालों से भागती है। राहुल गांधी की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई एक कोर्ट केस के बहाने से, जिससे उनकी आवाज टेम्परेरी पार्लियामेंट में मिटा दी गई। 2021 से 2023 के बीच ऑपोजिशन एमपीज के बोलने का एवरेज टाइम 50% से ज्यादा कट हुआ। 90% से ज्यादा बिल बिना प्रॉपर डिबेट के पास कर दिए गए। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट्स बार बार लिखती हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट डिबेट फ्रेंडली जगह नहीं रहा।
जब संसद तक में आवाज नहीं उठ पा रही तो सोचो गली मोहल्ले में आवाज उठाना कितना मुश्किल हो गया है। जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी भी आवाज बंद कर दी जा रही है। और जब पार्लियामेंट जैसे फोरम खामोश हो जाते हैं तो आम नागरिक के लिए बचता क्या है? दोस्तों, अब तक हमने देखा कैसे मीडिया, जर्नलिस्ट और अपोजिशन लीडर्स की बोली बंद करने की कोशिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि अब आम नागरिक भी खामोशी की जेल में धकेला जा रहा है। सोचिए, आपने सिर्फ एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा, एक ट्वीट शेयर किया या व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड भेजा और अगले दिन पुलिस आपके घर आ जाए। ये भारत की रियलिटी है। यूपी, एमपी, असम, बंगाल जैसे स्टेट्स में कई लोगों को सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने एक कार्टून शेयर किया पीएम पर और उनके खिलाफ सेडिशन केस फाइल हुआ। एक और केस में एक आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर कमेंट किया, उसे जेल भेज दिया गया। मतलब डिजिटल डायरी में लिखना भी अब डेंजरस हो गया है। व्हाट्सएप, जहां हम दोस्तों से मजाक करते हैं, वहां भी पुलिस आपके प्राइवेट चैट्स को एविडेंस बना के ले सकती है। ट्विटर पर लोगों ने जब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पर सवाल उठाए तो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। कई लोगों को साइबर पुलिस ने समन भेजा सिर्फ एक ट्वीट लिखने पर। साथ ही रूलिंग पार्टी के ट्रोल आर्मीज आम लोगों को ऑनलाइन अब्यूज और थ्रेट्स देते हैं ताकि वो दोबारा बोलने की हिम्मत ना करें। ये डिजिटल साइलेंस का नया मॉडल है। 2021 में त्रिपुरा के 2 जर्नलिस्ट को सिर्फ एक कम्युनल वायलेंस रिपोर्ट करने पर जेल भेज दिया गया। तमिलनाडु में एक कॉलेज स्टूडेंट ने क्रिटिकल पोस्ट लिखा सीएम के अगेंस्ट, तुरंत अरेस्ट हो गया। आसाम में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को जोक्स के लिए जेल भेज दिया गया। ये सब दिखाता है कि सिर्फ पावरफुल लोग नहीं, आम नागरिक भी स्पीच के लिए अपनी आजादी खो रहे हैं। लोग अपनी दिल की बात लिखने से डरते हैं। सेल्फ सेंसरशिप आजकल आम हो गई है। क्या लिखने पर एक केस हो जाएगा? इस डर की वजह से समाज खामोश हो रहा है और सरकार को क्रिटिसिज्म फ्री जोन मिल रहा है। फ्री स्पीच के बिना डेमोक्रेसी का क्या मतलब बचता है? जब इंडिया ने आजादी पाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा राइट टू स्पीच इज द मदर ऑफ ऑल राइट्स। मतलब अगर आप बोल नहीं सकते तो वोट भी बेकार है, प्रोटेस्ट भी बेकार है और फ्रीडम भी बेकार है। लोकतंत्र में ऑपोजिशन और नागरिक का काम है सवाल उठाना, लेकिन जब सवाल उठाना ही क्राइम बन जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक मास्क बन जाता है। आज इंडिया में लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि अगर ये बोला तो कहीं हम अरेस्ट ना हो जाएं, कहीं कोई केस ना लग जाए। ये कल्चर ऑफ फियर एक डिक्टेटरशिप की पहचान है, ना कि डेमोक्रेसी की। जब आवाज ही खामोश हो जाए तो असली देश की तस्वीर सरकार के प्रोपेगेंडा से छिप जाती है। जहां फ्री स्पीच बची है वहां देश प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज। जहां फ्री स्पीच दबाई गई वहां डिक्टेटरशिप बनी, जैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना। भारत अब क्रॉस रोड्स पर है। क्या हम आजादी के रास्ते पर रहेंगे या डिक्टेटरशिप की तरफ गिरते जाएंगे? इतिहास गवाह है कि आवाज को हमेशा दबाया गया है पर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के टाइम पर लोग चुप कर दिए गए थे, लेकिन आवाज वापस आई। आज भी स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और आम लोग अपने खतरे पर भी बोल रहे हैं। यही एक उम्मीद है। फ्री स्पीच को बचाना सिर्फ एक राइट नहीं बल्कि एक ड्यूटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब नागरिक चुप ना हो। दोस्तों, एक बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है तो उसके माँ बाप गर्व करते हैं, क्योंकि बोलना, अपनी बात कहना ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा हक है। आज जब सरकार हमसे ये हक छीनने की कोशिश कर रही है तो हमें अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करनी होगी। फ्री स्पीच के बिना देश एक खोखला मकान बन जाता है जिसमें दीवार है, छत है, लेकिन रोशनी नहीं है। और डेमोक्रेसी के बिना नागरिक सिर्फ एक नंबर बन जाता है वोट बैंक का। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और ऐसी संस्था है जो हमारे वोट, हमारे हक और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी गार्जियन थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन भी अपनी ताकत और अपनी आजादी खो रहा है? अगली वीडियो इसी बारे में होगी, कैसे हमारे वोट भी धीरे धीरे कंट्रोल किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है और वोट भी मैनिपुलेट होने लगते हैं तो सोचिए, क्या लोकतंत्र का असली मतलब बचता है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की गिरती क्रेडिबिलिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तब तक के लिए अपनी आवाज को जिंदा रखिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake